अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग और उसका जो टॉपिक हम लोगों ने आज कवर करना है वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। आई होप आपको वेरिएबल के बारे में उनकी समझ आ गई होगी और आपको ये बखूबी पता लग गया होगा कि सी लैंग्वेज के अंदर जो वेरिएबल है वो कितना ज़रूरी है और उससे क्या काम लिया जाता है। आज जिस टॉपिक के बारे में हमने बात करनी है वो वेरिएबल डिक्लेरेशन है कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन क्या होती है सी लैंग्वेज के अंदर। तो सी लैंग्वेज के अंदर जब भी हम किसी वेरिएबल को इस्तेमाल करने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहला ख़याल जो हमारे जहन में आता है वो वैल्यू का आता है कि हमारी वैल्यू किस टाइप की है। क्या वो वैल्यू मुकम्मल है, क्या उस वैल्यू में पॉइंट है या क्या वो वैल्यू कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है। सो जब हम वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद जो दूसरा मरहला आता है वो आता है डाटा टाइप को सिलेक्ट करने का। तो डाटा टाइप की सिलेक्शन हमारी वैल्यू के हिसाब से कहलाती है वेरिएबल डिक्लेरेशन। इस पॉइंट पर हम लोगों ने बड़ा ही अहम फ़ैसला करना है कि हमारी किस तरह की वैल्यू है जो हमें चाहिए प्रोग्राम में और उस वैल्यू को यूज़ करने के लिए किस तरह का जो है डाटा टाइप हमारी इस्तेमाल होगी, किस तरह की किस टाइप की जो डाटा टाइप है वो हम चूज़ करेंगे। इसी प्रोसेस को, इसी फंक्शन को कहा जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर अगर हम लोगों ने तो सी लैंग्वेज के अंदर हमने अगर कोई वैल्यू इस्तेमाल की, ठीक है, और हमने उसको जो है डिक्लेयर नहीं किया, मतलब हमने उसके साथ कोई भी डाटा टाइप इस्तेमाल नहीं की उस वैल्यू को यूज़ करने के लिए, तो ये हमारा सबसे बड़ा एरर होगा, ये गलती होगी जिसको कंपाइलर एक्सेप्ट नहीं करेगा, सी लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो किसी भी वेरिएबल को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले उसे डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, ठीक है। और ये काम हम खुद करते हैं, हमारी अपनी ही जो है ये चॉइस होती है डिपेंडिंग अपॉन आवर नॉलेज कि हमें कितना पता है कि हम कितनी तरह के जो है वेरिएबल्स को जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जो प्रोसेस है इसको आप याद रखिएगा कि सबसे पहले तो आपने अपने प्रोग्राम के प्रॉब्लम को देखना है कि हमारा जो प्रोग्राम है जो हम बना रहे हैं वो किस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, फिर उसमें किस किस्म की वैल्यू इस्तेमाल होगी, फिर उस वैल्यू को यूज़ करने के लिए हम किस किस्म का डाटा टाइप जो है वो चूज़ करेंगे या किस किस्म की डाटा टाइप को हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ये तो हो गए दो काम, वैल्यू हमने चूज़ कर ली, डाटा टाइप उसके अकॉर्डिंग हमने चूज़ कर ली। अब तीसरी चीज़ जो बहुत ही अहम है, जो वैल्यू और वेरिएबल डिक्लेरेशन के बीच का जो प्रोसेस है वो कहलाता है वेरिएबल को नाम देना, जो हमने अपने पिछले लेक्चर रूल्स ऑफ वेरिएबल में हमने कवर किया था टॉपिक में, ठीक है, कि वेरिएबल को नाम भी आपने देना है, ठीक है, ताकि उस नाम को हम यूज़ कर सकें और उस नाम के अंदर हम वैल्यू को यूज़ कर सकें। यहाँ अगर आप लोग सिंटैक्स देखें वेरिएबल डिक्लेरेशन का, वो है डाटा टाइप वेरिएबल नेम। अब यहाँ पे डाटा टाइप तो आपको पता है, जो आपने वैल्यू इस्तेमाल करनी है उसके हिसाब से ही आप डाटा टाइप को चूज़ करेंगे, ठीक है। और अब आती है बारी वेरिएबल नेम की। यहाँ पे देखें आपने वैल्यू नहीं देनी बल्कि उस वैल्यू को जिस वेरिएबल में आपने स्टोर करवाना है वहाँ पे ये वो वेरिएबल आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है, उसकी जगह पर। तो वेरिएबल का नाम आपने बहुत ही सोच समझ कर ऐसा रखना है जिसको आगे चल के भी आप प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकें और कहीं भी इस्तेमाल करें तो वो कन्फ्यूजन आपके लिए क्रिएट ना करे, बल्कि आपको बहुत ही जल्दी समझ आ जाए कि ये वो वेरिएबल है जिसके अंदर हमने ऐसी वैल्यू को स्टोर किया है। अब कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की। सबसे पहली है अनसाइंड इंट एज। तो इसका क्या मतलब है कि हमने एक वेरिएबल लिया है एज और हमने उसे डाटा टाइप जो हमने उसे दे दी है वो है अनसाइंड इंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब उस वेरिएबल के अंदर हम जो भी वैल्यू यूज़ करेंगे वो
पॉजिटिव हो सकती है और इंटीजर हो सकती है, मतलब उसमें पॉइंट इस्तेमाल नहीं हो सकता और नेगेटिव वैल्यू हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो 0 to 65,635 है। तो इस रेंज के अंदर रहते हुए हम एज के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या हो गई, अनसाइंड इंट, ये हमने डिक्लेयर कर दिया एज नाम के वेरिएबल को, ठीक है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, फ्लोट हाइट। अब इसमें हाइट नाम का वेरिएबल है और उसकी डाटा टाइप क्या है, फ्लोट। अब यहाँ पे जो हाइट नाम का वेरिएबल है, ठीक है, इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर करें वो पॉइंट वाली होगी, हम कोई भी वैल्यू पॉइंट के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते इसमें, ठीक है, क्योंकि हमने डाटा टाइप कौन सी चूज़ किया है इसके साथ, फ्लोट, ठीक है। अब फ्लोट हाइट के साथ अटैच हो गई है। अब हाइट के अंदर जो भी हमने वैल्यू स्टोर करनी है हाइट नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है, वो वैल्यू पॉइंट वाली होगी। फिर आती है इंट सैलरी, ठीक है। इंट सैलरी मतलब सैलरी कोई भी हम किसी की भी जो है वो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो भी इंटीजर होगी, यानी कि वो भी जो है होल होगी, उसमें कोई भी पॉइंट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्योंकि डाटा टाइप हमारी क्या है, इंटीजर है। अब ये अनसाइंड इंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद 4 मैरिटल स्टेटस, 4 अलग कर लें, 4 हमारी डाटा टाइप है और मैरिटल स्टेटस जो है ये एक तरह का आप कह लें वेरिएबल ही है, और इस वेरिएबल के अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, येस नो, ये बताने के लिए कि जो मैरिटल स्टेटस है किसी भी इंसान का या मेल है या फीमेल है वो क्या है, कि जो है मेल शादीशुदा है या नहीं, या फीमेल शादीशुदा है या नहीं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आगे हम देखते हैं कि हमें क्या सिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हम अगर हमने मल्टीपल जो वैल्यूज़ हैं वो यूज़ करनी है किसी भी प्रोग्राम के अंदर, और वो वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट वैल्यूज़ हमें इस्तेमाल करनी है, तो उसके लिए हम अलग अलग वेरिएबल के नाम चूज़ कर सकते हैं, और उन वेरिएबल के नामों के साथ हम एक ही डाटा टाइप को इस्तेमाल करके उन वैल्यूज़ को जो है उन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू स्टोर तो नहीं हो रही, सिर्फ हमने क्या करना है, यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है उन वेरिएबल्स को जिनके अंदर आगे चल के हम प्रोग्राम में उन वैल्यूज़ को स्टोर करवाएंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है अनसाइंड इंट, ठीक है, और आगे लिखा हुआ है एज, बेसिक सैलरी और ग्रॉस सैलरी। अब एज, बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी ये हैं 3 अलग अलग वेरिएबल्स और इनको अलग किया गया है कॉमा के ज़रिए, ठीक है। अनसाइंड इंट का मतलब यह है कि इन तीनों के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर की जा सकती है, जो 0 से जो है रेंज, इस रेंज जो कि ऊपर मैंशनड हुई आ रही है, इस रेंज तक। अब हमें रेंज भी पता है अनसाइंड इंट की क्या है, और ये भी पता है कि इसके अंदर हमने पॉजिटिव वैल्यू एंटर करनी है। अब वेरिएबल के नाम जो हमने रखे हैं वो भी हमने चूज़ कर लिए। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि हम मल्टीपल वेरिएबल को, ठीक है, लेकिन उनके अंदर वैल्यू एक ही तरह की स्टोर हो रही हो, ठीक है, तो हम उन्हें एक ही जो है लाइन पर डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉमा से अलग करते हुए। कॉमा का सिंबल हमने ज़रूर लगाना है एक वेरिएबल के नाम को दूसरे वेरिएबल के नाम से अलग करने के लिए। और ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इससे हमारा टाइम बच सकता है, बजाय इसके कि हम मल्टीपल लाइंस पे अनसाइंड इंट लिख के आगे एज या अनसाइंड इंट सैलरी या अनसाइंड इंट आगे हम मज़ीद वेरिएबल्स के नाम लिखें हर लाइन पे अलग अलग। हम ये काम एक ही लाइन पर भी कर सकते हैं, ये हमारा टाइम भी बचाएगा, और इसके अलावा जो है हमारा वो जो टाइम बचेगा वो हम अपने प्रोग्राम की प्रोडक्टिविटी, फंक्शनैलिटी के ऊपर ज़्यादा लगा सकते हैं। ओके, अब ये जो अगली एग्जांपल है इंट पॉइंट्स कोड स्टेप्स, इसमें भी 2 वेरिएबल हैं, पॉइंट्स कोड और स्टेप्स, ठीक है। तो इन दोनों वेरिएबल के अंदर सेम तरह की वैल्यू स्टोर होनी है, इंटीजर टाइप की, इसीलिए इन दोनों के पीछे क्या लिखा हुआ है, इंट लिखा हुआ है। अब ये जो पैराग्राफ है इसमें भी यही बताया जा रहा है जो मैं आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में बता चुकी हूँ, लेकिन हम फिर इन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें जो है अच्छे तरीके से ये पॉइंट्स जहन नशीन हो जाएं कि हम जब एक वेरिएबल डाटा टाइप को चूज़ कर लेते हैं, उसे मुंतखब कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम उसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे प्रोग्राम हमने लिखा और हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया इंट सैलरी। सैलरी वेरिएबल है और उस वेरिएबल के लिए डाटा टाइप हमने कौन सी चूज़ की है, इंटीजर, इंट, ठीक है। अब हमने
जब इंटीजर चूज़ की है सैलरी नाम के वेरिएबल की डाटा टाइप, तो इसका क्या मतलब है कि सैलरी के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं। मतलब ऐसी वैल्यू जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, लेकिन उसके अंदर पॉइंट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन आगे चल के हमने कहीं भी प्रोग्राम में सैलरी के अंदर ऐसी वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश की है जो कि पॉइंट वाली है, जैसे 10.2, ठीक है। तो अगर हमने ये वैल्यू स्टोर करने की कोशिश की है सैलरी में, तो ये हमारा सबसे बड़ा एरर होगा, गलती होगी, और कंपाइलर इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने पीछे प्रोग्राम में सैलरी की डाटा टाइप को इंटीजर चूज़ किया है और आगे चल के हम उसमें पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। तो आगे चल के सी लैंग्वेज इस मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये हमारी गलती होगी और हमें इसे ठीक करना होगा। इस किस्म की गलतियों का ख्याल हमें खुद ही रखना चाहिए एज अ गुड प्रोग्रामर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जब हमें हर गलती के बारे में सी लैंग्वेज बता रही है तो हम वो गलतियां करते जाएं। हम जितनी कम गलतियां करेंगे उतने अच्छे प्रोग्रामर कहलाएंगे और एक्सपर्ट भी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि इस तरह की गलती के बारे में हमें जो है कोई मुआफ़ी नहीं है, बल्कि हमने ये गलती नहीं करनी। हमने जब किसी वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है सी लैंग्वेज के अंदर, तो हमने उसके अकॉर्डिंग ही डाटा टाइप को चूज़ करना है, वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि आगे चल के हमारे प्रोग्राम में हमसे कोई गलती ना हो सके और फिर आगे जाके प्रोग्राम में कहीं भी उस वेरिएबल के अंदर जो डाटा टाइप हमने चूज़ की है, ठीक है, उसके लिए उसी तरह की वैल्यू को उसके अंदर स्टोर करना है, किसी और टाइप की वैल्यू को नहीं। ये मिस्टेक नहीं करनी। अब जब हम कोई वेरिएबल चूज़ करते हैं अपनी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, ठीक है, और उसके लिए जो डाटा टाइप हम चूज़ करते हैं, तो हमने अच्छे तरीके से पढ़ा था कि डाटा टाइप के अंदर हमें उन डाटा टाइप की रेंजेस को अच्छे तरीके से बता दिया गया है। तो हम उन रेंज से हट के डाटा टाइप जो हम चूज़ करेंगे उनकी रेंज के अंदर रहते हुए ही हमने वैल्यू को चूज़ करना है उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए, ठीक है। या अगर हमने वैल्यू को सोच लिया है तो हमें फिर अपने जो है माइंड में फ़ौरन से वो डाटा टाइप लेकर आनी है जिसके थ्रू हम उस वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर पॉइंट वाली वैल्यू है तो हमारे माइंड में ऑब्वियसली फ्लोट आएगा, अगर करैक्टर वैल्यू है तो ऑब्वियसली हमारे माइंड में चार या करैक्टर डाटा टाइप आएगी, या अगर इंटीजर वैल्यू है, ऐसी वैल्यू जो पॉजिटिव भी है और उसके अलावा जो है वो वैल्यू उसमें पॉइंट भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो हमारे माइंड में फ़ौरन से अनसाइंड इंट आएगा। या अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हमने वैल्यू इस्तेमाल करनी है और उसमें पॉइंट नहीं है, वो वैल्यू मुकम्मल है, पूरी है, तो उसके लिए हम इंटीजर डाटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे हमारे सामने ये छोटी सी एग्जांपल दी हुई है जिसमें सबसे पहले आया हुआ लिखा 4 ग्रेड, यानी ये ग्रेड नाम का वेरिएबल है और इसके अंदर जो वैल्यू हमने स्टोर करनी है उसकी डाटा टाइप 4 होगी, यानी कि करैक्टर या खार, ठीक है। तो अब हम इसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? हम ग्रेड में सिर्फ सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, जैसे ग्रेड इज़ इक्वल टू अपॉस्ट्रॉफी बी। अब यहाँ पे बी जो है ये अपॉस्ट्रॉफी के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक सिंगल वैल्यू है जो 4 डाटा टाइप में स्टोर होगी। या फिर अगर हम लिखते हैं ग्रेड इज़ इक्वल टू डी, या मिसाल के तौर पे हम लेते हैं ग्रेड इज़ इक्वल टू एफ़, और ये दोनों ही ग्रेड्स अपॉस्ट्रॉफी में लिखे हुए हैं क्योंकि एक तो ये सिंगल करैक्टर है और उनकी डाटा टाइप 4 दी हुई है पीछे। तो इस तरीके से हम ग्रेड को शो करवा सकते हैं। किसी का ग्रेड ए है, बी है, सी है या डी है, हम उसे 4 डाटा टाइप के थ्रू शो करवा सकते हैं। लेकिन हमने ए बी सी डी ये जो भी हमारे ग्रेड्स हैं इनको हमने अपॉस्ट्रॉफी के अंदर ही लिखना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंट वैल्यू, ये प्रोग्राम के अंदर दी हुई है। इस एग्जाम्पल के बारे में अब आपने मुझे बताना है कि इसके अंदर किस किस तरह की वैल्यू स्टोर की जा सकती है। तो एटलीस्ट आपने मुझे 5 एग्जाम्पल्स जो हैं इस इंट वैल्यू की लेके भेजनी है कि इसके अंदर किस किस्म की 5 वैल्यूज़ इस्तेमाल की जा सकती हैं। ओके, तो ये अब आपकी असाइनमेंट है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब हम बात करते हैं रावलपिंडी बोर्ड के हिसाब से इस टॉपिक की डिस्कशन की। ये टॉपिक बहुत ही अहम है। रावलपिंडी बोर्ड के हिसाब से इस टॉपिक की अहमियत को आप टॉप नॉच पे रखें, टॉप मोस्ट पे रखें। ये बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक के अंदर बहुत ही अहम हिस्सा सी लैंग्वेज का डिस्कस किया जा रहा है जिसका नाम है वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसकी डेफिनेशन आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करनी है, ठीक है।
जितना आप इसको समझेंगे उतनी ही अच्छी आपको इसकी डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। डेफिनेशन के साथ इसका जो सिंटैक्स है ये आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। ज़ुबानी आपको आना चाहिए। डेफिनेशन 2 नंबर की आ सकती है, इसके अलावा बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 नंबर का सिंटैक्स भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी पे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स बताएं। तो एक तरह से ये खुले नंबर आपको मिल सकते हैं अगर आप थोड़ी सी एफ़र्ट्स कर लें, आप थोड़ा सा इसका जो है आप याद कर लें और याद रख लें कि क्या है सिंटैक्स इसका। इसके साथ आगे आपको बेशुमार एग्जांपल्स दी हुई हैं। अगर शॉर्ट में ये आता है तो आपने डेफिनेशन, सिंटैक्स और 2 एग्जांपल्स एटलीस्ट आपने मेंशन करनी है अगर 2 नंबर का ये सवाल आता है। ये एज़ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसके चांसेस आने के MCQs में और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में है। तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपने इसको इस लिहाज से तैयार करना है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और खूब दिल लगा कर पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़।